जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान का सुप्रीम कोर्ट को ख़त, फ़ायज़ ईसा काजी को ख़त, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त, उस पर हुए 2 फुल कोर्ट इजलास सुप्रीम कोर्ट के। फिर हुई मुलाकात शहबाज शरीफ की और चीफ जस्टिस की। आज़म नज़ीर तारड़ और अटारनी जनरल शहबाज शरीफ के साथ थे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और सीनियर जज फ़ायज़ ईसा काजी साहब के साथ थे। पौने 2 घंटे की हुई ये मुलाकात, और इस मुलाकात से निकला क्या? कमीशन बनाओ मिट्टी पाओ, जागदे रहना साडे ते ना रहना। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़, तमाम जज साहबान से माजरत, ज़ाती तौर पर मैं ख़ुद माजरत करता हूँ कि सर, इस मुल्क में जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। माजरत कि आपने जो करना था वो कर दिया, मगर जो होना चाहिए था वो ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। मुझे खुशी है कि ये 6 जज साहबान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 6 जज साहबान जस्टिस मुनीर नहीं बने, यानी नज़रिया ज़रूरत के तहत इन्होंने सर नहीं झुकाया, नज़रिया ज़रूरत पर सजदा रेज़ नहीं हुए। मुझे खुशी है कि ये 6 जज साहबान जस्टिस क़य्यूम नहीं बने, यानी किसी पार्टी या किसी माफिया के कहने पर इन्होंने ना फैसले दिए ना सर झुकाया। मुझे खुशी है कि ये 6 जज साहबान इतने सख्त प्रेशर और इतने सख्त दबाव के बावजूद जज अरशद मलिक की तरह ब्लैकमेल नहीं हुए, जो एक अपनी गैर इखलाकी वीडियो पर ब्लैकमेल हुए और फिर उस वीडियो पर मुस्लिम लीग नून ने मुबैना तौर पर इनकी कई ऑडियोज़ वीडियोज़ बनाई। मुझे खुशी है कि इन जज साहबान ने 6 बार अपने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को लिखा, बताया कि हम भी गैर महफूज हैं, हमारे रिश्तेदार भी गैर महफूज हैं, हम पर भी प्रेशर डाला जा रहा है, हमारे रिश्तेदारों पर भी प्रेशर डाला जा रहा है, हमारे दफ्तर भी गैर महफूज हैं, हमारे घर भी गैर महफूज हैं, और घरों में हत्ता के बेडरूम तक गैर महफूज हैं। मुझे खुशी है कि इन जज साहबान ने तारीख़ में ये लिखवा लिया कि उन्होंने फ़ायज़ ईसा काजी को मदद के लिए पुकारा था, और वक्त का काजी शहबाज शरीफ के पास जा पहुंचा और कहा कि आप इस पर कमेटी बनाएं और तहकीक करें। अब इस ख़त में है क्या कि एक तो एजेंसियां प्रेशराइज़ कर रही हैं, दबाव डाल रही हैं, और दूसरा एग्जेक्टिव मुदाखलत कर रहा है और दबाव डाल रहा है। एग्जेक्टिव कौन है? शहबाज शरीफ जिसको हेड करते हैं वो एग्जेक्टिव है। और इंक्वायरी कौन करेगा? शहबाज शरीफ की हुकूमत इंक्वायरी करेगी। वो शेर है ना कि मीर क्या सादा हैं, मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। मतलब जो मुबैना तौर पर मुल्ज़म है वही अब इंक्वायरी करेगा और वही इसका फ़ैसला करेगा। आज़म नज़ीर तारड़ और अटारनी जनरल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा काजी और जनाब इज़्ज़त माब शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, और तय हुआ है कि जो चिट्ठी आई है कबूतर जा वाली 6 जज साहबान की, उस पर एक नेक नाम गैर जानबदार रिटायर्ड जज साहब जिनकी अच्छी साख होगी, उनके अंडर इंक्वायरी कमेटी बनेगी और वो इंक्वायरी करेगी। सबसे पहले तो अपने इलाके के आज़म नज़ीर तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक शेर याद आ रहा है, ये मैंने एक टीवी में भी सुनाया है, आप भी सुन लीजिए कि आंखें झूठ नज़ारा झूठ, यानी जो है सारा झूठ, हमको आज कहो फिर अपना, बोलो आज दोबारा झूठ, झूठम झूठ झूठम झूठ। मतलब
अगर इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी की सरबराही करनी है शहबाज हुकूमत ने, जो कि बेनिफिशरी है बादी और नज़र में इन 6 जज साहबान के जो ख़त में संगीन खौफनाक इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उनकी बेनिफिशरी कौन है? हुकूमत, और वही इंक्वायरी करेगी। कहाँ की, मुझे याद आ रहा है, बात आगे बढ़ाने से पहले ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान के पहले मुनसिफ आला थे सर जस्टिस अब्दुल रशीद। लियाकत अली ख़ान उस वक़्त वज़ीर आज़म थे। लियाकत अली ख़ान ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो चीफ़ जस्टिस, पहले चीफ़ जस्टिस जो पाकिस्तान के हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। चीफ़ जस्टिस साहब ने इनकार कर दिया मिलने से। वजह यह पता चली कि चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि हुकूमत का एक मुकदमा उनकी अदालत में है, लिहाजा वो लियाकत अली ख़ान से नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि लियाकत अली ख़ान इस मुकदमे के हवाले से नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैं क्या जवाब दूंगा? अगर उस मुकदमे का फ़ैसला हुकूमत के हक़ में हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं वज़ीर आज़म से मिला था और उसके बाद जो फ़ैसला आया मेरी अदालत से वो हुकूमत के हक़ में आया। मुझे समझ नहीं आती कि फ़ायज़ ईसा काजी साहब क्यों मिले शहबाज शरीफ से, मिलने की वजह क्या थी? जब उनके अंडर उनके जज साहबान जो बच्चे होते हैं, फादर फिगर होता है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तमाम अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मुहाफ़िज़ होता है, उनके हकूक़ का, उनके राइट्स का, उनकी आज़ादी का, उनके सब चीज़ों का, और हाई कोर्ट्स के जजेस का वो एक तरह से मुहाफ़िज़ होता है। जब जजेस ने उनको ख़त लिखा, वो शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने बुला लिया। फ़ायज़ ईसा काजी साहब को क्या कहें? जब इनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आया था इमरान खान हुकूमत में, तो इन्होंने उस वक़्त अपने ख़िलाफ़ आए एक रेफरेंस, जिस पर मैं आज भी कायम हूँ कि वो रेफरेंस ठीक था, और रेफरेंस था कि आपके ज़राए आमदन से ज़्यादा आपकी जायदादें हैं, ख़ानदान के नाम जायदादें हैं, जिस रेफरेंस का बाद में इनके हक़ में फ़ैसला आया। उस एक रेफरेंस को इन्होंने आज़ाद अदलिया का मामला बनाया। उस एक रेफरेंस को इन्होंने आज़ाद अदलिया पर हमला करार दिया। उस एक रेफरेंस को इन्होंने उस एक रेफरेंस की बुनियाद पर इन्होंने सदर को मशकूक बनाया, वज़ीर आज़म उस वक़्त के को मशकूक बना दिया, चीफ़ जस्टिस उस वक़्त के को मशकूक बना दिया, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन में 3 जजेस को, FBR को, FIA को, शहजाद अकबर को, उस पूरे सिस्टम को कहा कि ये सारे गलत हैं, एक तरह से साजिश कर रहे हैं, आज़ाद अदलिया पर हमला कर रहे हैं। और शहजाद अकबर को तो टाउट भी कहा, जो उस वक्त एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह थे और वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला थे। तो एक रेफरेंस आया और पूरा निज़ाम इन्होंने मशकूक बना दिया और कहा कि ये आज़ाद अदलिया पर हमला है। लेकिन अब 6 जज साहबान लिख रहे हैं कि हम गैर महफूज हैं, हमारे घर वाले गैर महफूज हैं, हमारे घर में गैर महफूज हैं, हमारे दफ्तर गैर महफूज हैं। तो ये हुकूमत को कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी करें। वज़ीर आज़म, चीफ़ जस्टिस, काबीना में मामला जाएगा, नेक नाम कोई रिटायर्ड जज जाएगा, इंक्वायरी करेगा, और उस इंक्वायरी पे फिर क्या होगा? अगर कोई अनहोनी ना हो जाए, अगर कोई मौजज़ा ना हो जाए, तो मतलब कमीशन बनाओ, मिट्टी पाओ, मतलब ना ही समझें इस मामले को, मतलब साढ़े ते ना रहना, मतलब मामला ठप ही समझो। सुप्रीम कोर्ट को करना क्या चाहिए था? आप सोच रहे होंगे कि करना क्या चाहिए था। तनकीद करना तो सब तनकीद करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इन 6 जजेस के ख़त पे करना क्या चाहिए था? 3 ऑप्शन थे जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था। एक, सुप्रीम कोर्ट इन 6 जजेस के ख़त पर फुल कोर्ट बुलाती, फुल कोर्ट में ये केस लगता, लाइव समातें होती और सब कुछ कौम के सामने आ जाता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट करती और फिर कोई फ़ैसला करती। तीसरा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला ले जाया जाता, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला सुना जाता और लाइव समातें होती और फैसला होता।
ये अदलिया का मामला है, ये जजेस का मामला है, और ये अदलिया ने अदलिया को मदद के लिए लिखा है। और अदलिया के जो मुनसिफ आला हैं फ़ाइज़ ईसा काज़ी, उन्होंने बाल उठाकर हुकूमत एग्जेक्टिव के कोर्ट में डाल दी, जो कि इस ख़त के मुताबिक बादियो नज़र में बेनिफिशरी है, जिस पर भी एक मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है। जिस पर इल्ज़ाम है वही तहकीक करे। मतलब आप अगर किसी थाने के SHO पर कोई इल्ज़ाम लगाएं और उस इलाके का बड़ा अफसर SHO को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दे, तो आपको क्या इंसाफ मिलेगा? तो कहने का मकसद ये है कि कुछ नहीं होना। और आज अगर कुछ ना हुआ तो याद रखें, हो सकता है आज जो मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले ये जो भंगड़े डाल रहे हैं और कह रहे हैं ओहो 5-6 साल बाद इन जजेस का ज़मीर जागा, जो कह रहे हैं कि ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो एजेंसियों की नहीं, जजों के एहतसाब का इदारा है, जो कह रहे हैं ख़त तयशुदा मंसूबा है, PTI के इशारे पर लिखा गया है। पहली बात तो यह है कि PTI इस काबिल कहाँ कि 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों को कहे कि आप ख़त लिखो। दूसरी बात, ये 6 जजेस जो हैं ये सारे के सारे किसी पार्टी से नहीं है। कोई एक आप कह सकते हैं कि जिसका झुकाव एक तरफ हो, ये 6 जज हैं। और इसमें 7वां जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने भी पहला ख़त जो लिखा था उसमें उनके भी 10 ख़त थे। मतलब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के अलावा सारे जज ऑन बोर्ड हैं, तो ये PTI के तो नहीं हो सकते। और PTI के इशारे पे क्यों लिखेंगे? क्या PTI ने इनके बेडरूमों में कैमरे लगाए थे, इनके एक जज के बेनोई को उठवाया था, प्रेशराइज़ किए सारों को? और फिर तीसरी बात, ज़मीर जागे 5 साल बाद। पहली बात तो ये है कि खुशी की बात है ज़मीर जागे, ज़मीर होंगे ही तो जागेंगे। आप लोगों के तो ज़मीर हैं ही नहीं, जागना उन्होंने कहा है। दूसरी बात कि ये 5 साल बाद ज़मीर नहीं जागे, 6 मरतबा उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को बताया, आमिर फ़ारूक को, मुख्तलिफ़ औकात में। और तीसरी बात कि ये जज रिटायर नहीं हो गए, कि रिटायरमेंट के बाद इन्होंने किताब लिखी है और फिर हम आज कह रहे हैं कि वक्त जब था उस वक्त तो बोले नहीं, अब क्यों बोले। ये सर्विंग जज हैं, मौजूद हैं, और इनकी अभी बहुत ज़्यादा सर्विस है। इनमें कई ने सुप्रीम कोर्ट जाना है, इनमें से 1-2 ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है, तो मौजूद हैं सीट पर। और तीसरी बात, हमारा मुल्क चूँकि इस सतह पर पहुँच गया है कि अगर इमरान खान को जस्टिस बंदयाल गुड टू सी यू कह दें तो रोला पड़ जाता है पूरे मुल्क में। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब से हसन और हुसैन नवाज तक को हीथ्रो एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक सारा निज़ाम गुड टू सी यू कह दे तो ये इंसाफ है। अगर कोई जज इमरान खान के हक़ में फ़ैसला कर दे तो वो ईमानदार जज नहीं, इमरानदार जज है। लेकिन अगर कोई जज नवाज शरीफ साहब की 7 पेशियों में और हसन नवाज और हुसैन नवाज को 7 मिनटों में रिलीफ दे दे तो वो ईमानदार जजेस हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इलेक्शन कराओ भाई, आइन कह रहा है 90 दिन में इलेक्शन कराओ, तो ये इमरान खान की सहूलतकारी है। आइन टूट रहा है नहीं, इसको छोड़ें, ये इमरान खान की सहूलतकारी है। लेकिन अगर कोई जज मुस्लिम लीग नून या PDM के हक़ में फ़ैसला कर दे तो वो जज डेमोक्रेट जज है। अगर कोई जज इन माफिया को कहे कि बंदे के पुत्र बनो तो उस जज को भी ये मिसाल इबरत बना देते हैं, उसके ख़ानदान को भी मिसाल इबरत बना देते हैं, उसके किरदार, कंडक्ट और सास तक पहुंच जाते हैं ये माफिया वाले। अगर हमारा मुल्क इस वक्त इस सूरत सतह पर है कि अगर कमिश्नर रावलपिंडी बोले तो वो ज़हनी मरीज़, अगर जज ख़त लिखें तो उनके ज़मीर देर से जागे। सच कह रहे, ज़हन होगा तो कोई ज़हनी मरीज़ होगा, ज़मीर होगा तो ज़मीर जागेगा। ये ख़त जो 6 जज साहबान ने लिखा, पहले भी मैं कह चुका हूँ, ये ख़त नहीं चार्ज शीट है। ये चार्ज शीट चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ है, जिनको उनके अपने जूनियर 6 जजेस ने, अपने घर के 6 जजेस ने 6 मरतबा कहा कि हमारे साथ ये हो रहा है और उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं हैरान हूँ कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक
अभी तक धड़ल्ले से अपने ओहदे पर मौजूद है। ये ख़त चार्ज शीट है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कि ये जज साहबान जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे उनके पास गए, उनको बताया उस वक़्त भी, और उसके बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन को भी बताया, जस्टिस मुनीब अख्तर को भी बताया, और ये भी सुनते जाइए जस्टिस फाइज़ का ईसा काजी को भी उस वक्त बताया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये ख़त चार्ज शीट है आज़ाद अदलिया के ख़िलाफ़ कि ये है हमारी अदलिया और ये है उसकी आज़ादी। ये ख़त चार्ज शीट है रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ कि ये है रूल ऑफ लॉ इस मुल्क का, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये ख़त चार्ज शीट है जुडिशल सिस्टम के ख़िलाफ़ कि हमारा जुडिशल सिस्टम कितना प्रेशर में है। ये ख़त बताता है हमें कि जो हमें इंसाफ देने वाले हैं उनको खुद इंसाफ नहीं मिल रहा। ये ख़त हमें बताता है कि हमारे जान माल के मुहाफ़िज़, हमारे घरों चादर चार दीवारी के मुहाफ़िज़, उनकी अपने घर अपनी चादर चार दीवारी महफूज नहीं। ये ख़त बताता है हमें कि हमारा जुडिशल सिस्टम कितना कंप्रोमाइज्ड है। ये ख़त हमें बताता है कि जो कुछ भी इस मुल्क में सज़ाएं दी जाती हैं, जज़ाएं दी जाती हैं, उसमें कितना प्रेशर होता है। और ये ख़त बताता है हमें कि बाकी छोड़ो, जज का बेडरूम भी महफूज नहीं। तो अब एक रिटायर्ड जज जाएगा, कोई नेक नाम, पहले ये मामला जाएगा वफाकी काबीना में, वहाँ डिस्कस होगा, फिर TORs टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनेंगे, फिर उसमें कोई एक जज अपनी मनपसंद अपनी मन मर्ज़ी का एक रिटायर्ड जज लगाया जाएगा, वो इंक्वायरी करेगा, उसमें माजी के मामलात को भी शामिल किया जाएगा, उसमें इनको भी शामिल किया जाएगा, उसमें सबूत इन जजेस से मांगे जाएंगे, उसमें फिर वो रिपोर्ट बनेगी और फिर वो रिपोर्ट खेत मिट्टी करेगी। हमारे यहाँ महमूदुर रहमान कमीशन से लेकर एबटाबाद कमीशन तक कोई रिपोर्ट नहीं, कोई जिसकी सिफारशात पर अमल हुआ हो, तजावीज़ पे अमल हुआ हो, और जो पूरी की पूरी रिपोर्ट आवाम के सामने आई हो। तो जुडिशल कमीशन हो रिटायर्ड जजेस के अंदर, इंक्वायरी कमीशन हो, किसी की कोई मर्डर की रिपोर्ट हो, किसी की कोई घपले की रिपोर्ट हो, कभी उसका कोई एंड रिज़ल्ट नहीं निकला और इसका भी कुछ नहीं निकलना। जो मामला अदलिया का था, उनके घर का था, वो उन्होंने बाहर पहुंचा दिया, और जब मामला घर से बाहर निकले तो क्या होता है ये आप सबको पता है। फिर एक मरतबा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ से माजरत कि उन्होंने किस मुआशरे में किसको पुकार लिया। यहाँ अब कोई किसी की सुनने वाला नहीं, यहाँ अब कुछ होने वाला नहीं, कुछ भी नहीं होना, ना पहले कुछ हुआ है, ना अब कुछ होना है, ना आइंदा कुछ होगा। जब मुआशरा ज़वाल पजीर होता है तो रूल ऑफ लॉ ज़वाल पजीर हो जाता है, आइन ज़वाल पजीर हो जाता है, इखलाकियात असूल मंतक ज़वाल पजीर हो जाते हैं। अल्लाह ही है जो फजल करे। अब तो चारों तरफ अंधेरा देखकर बड़ी मायूसी होती है, और इस अंधेरे में खड़े होकर जब चारों तरफ नज़रें दुड़ाई जाती हैं तो अंधेरा ही नज़र आता है, कहीं कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आती। पाकिस्तान जिंदाबाद।